बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 8 का पार्ट 2 है, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के सिलसिले में टॉर्नेडोज़, हरिकेन्स और वाइल्ड फायर और अर्बन फायर पे बात करेंगे। कल इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिस पे हमने अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज और एवलांचेस पे बात की थी। तो आज इसी लेक्चर का पार्ट 2 है। जो नेचुरल क्लाइमेटी है उसमें टॉर्नेडोज और ट्विस्टर्स, इनको ट्विस्टर्स भी बोलते हैं, इनको टॉर्नेडोज भी बोलते हैं। टॉर्नेडोज आर वर्टिकल फनल्स ऑफ रैपिडली स्पिनिंग एयर। देयर विंड मे टॉप 250 miles an hour and can clear a pathway a mile wide and 50 miles long। तो ये टॉर्नेडोज वर्टिकल फनल्स होती हैं जो ज़मीन से आसमान तक या बादलों तक गई होती हैं, और ये इसकी विंड जो है ये इसमें 250 मील फी घंटे की रफ्तार से वहाँ चल रही होती है, और इसका पाथवे जो है ये 1 मील वाइड हो सकता है और यह 50 माइल लॉन्ग तक ये जा सकता है। तो ये टॉर्नेडोज बेसिकली ट्विस्टर्स हैं जो क्लाउड्स के बनते हैं और उन एरियाज़ में ज़मीन से लेके बादलों तक होते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये टॉर्नेडोज है। ऑल्सो नोन एज ट्विस्टर्स, टॉर्नेडोज आर बॉर्न इन थंडरस्टॉर्म्स एंड आर ऑफन अकम्पनीड बाई हेल्स। तो जहाँ पे थंडरस्टॉर्म होगा वहाँ बनेंगे, और जहाँ पे ज़ालाबारी है, हेल स्टॉर्म होंगे, वहाँ बनेंगे। जायंट persistent thunderstorms called supercells spawn the most destructive tornadoes। और ये जहाँ पे बनते हैं सुपर सेल्स, जहाँ पे हों वहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और जहाँ पे सुपर सेल ना हो वहाँ पे ये नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो टॉर्नेडोज वो वाले ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं या ज़्यादा लॉस सस्टेन करते हैं जो सुपर सेल्स में बनते हैं। A tornado is violently rotating column of air that extends from the thunderstorm to the ground। और ये रोटेटिंग कॉलम होता है हवा का, और ये थंडरस्टॉर्म जो है उससे, जो बादल हैं जहाँ से थंडरस्टॉर्म ओरिजिनेट होता है, उससे ज़मीन तक ये एक टनल की सूरत में बन जाते हैं, हवा बन जाती है, तो इसको टॉर्नेडोज कहते हैं। इट इज़ ऑफन पोर्टेंडेड बाई अ डार्क ग्रीनिश स्काई, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर, ball-sized hail may fall, a funnel suddenly appears as through descending from a cloud. The funnel hits the ground and the roars forward with a sound like that is a freight train approaching. The tornado tears up everything in its path। तो बेसिकली ये थंडरस्टॉर्म में बनते हैं, और थंडरस्टॉर्म में जब हेल स्टॉर्म हो रहा हो तो उसमें एक टनल बन जाती है क्लाउड से लेकर ज़मीन तक। ये हवा के प्रेशर की वजह से बनती है, और ये इसके अंदर 250 किलोमीटर की स्पीड से चलने की जो है वो कैपेसिटी होती है, और ये जिस एरिया की तरफ मूव करते हैं हवा के प्रेशर की वजह से उस एरिया के अंदर जो चीज़ भी इसके सामने आए इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक टॉर्नेडो देखने में इस तरह का नज़र आएगा। ये ऊपर क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, और क्लाउड से ये एक टनल जो है ये इस तरह बन के ये ज़मीन तक आ जाएगी, और इसमें से ये रोटेट कर रही होती है, और ये रोटेट भी कर रही होती है और ये मूव भी कर रही होती है। इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में मूव, किसी भी डायरेक्शन में जिधर हवा का प्रेशर इसको लेके जाएगा ये उधर मूव करेगी। और इसमें हेल स्टॉर्म भी होगा, और इसमें हवा का प्रेशर भी होगा, और ये 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जिस डायरेक्शन में ये टॉर्नेडो मूव करेगा उसके रास्ते में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ये उसको डैमेज करेगा। फॉरेस्ट आ जाएं, क्रॉप्स आ जाएं, रेजिडेंशियल एरियाज आ जाएं, तो ये मकानों की छतें जो है ये उखाड़ के अपने साथ ले जाए। द मोस्ट वायलेंट टॉर्नेडो कम्स फ्रॉम द सुपर सेल्स। तो ये टाइप्स हैं उसकी आसमान में हेल स्टॉर्म्स की, तो उसमें जो सुपर सेल्स हैं ये उनकी वजह से जो टॉर्नेडोज बनते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लार्ज थंडरस्टॉर्म्स दैट हैव विंड ऑलरेडी इन रोटेशन, अबाउट 1 in 1000 स्टॉर्म्स बिकम अ सुपर सेल। तो 1000 स्टॉर्म्स में से सिर्फ एक ऐसा स्टॉर्म होता है जो सुपर सेल बन सकता है, बाकी उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड 1 in 5 or 6 सुपर सेल्स स्पॉन्स ऑफ ए टॉर्नेडो। और 5 या 6 सुपर सेल्स जो हैं उनमें से
एक सुपर सेल जो है वो टॉर्नेडो क्रिएट करता है। तो इसके क्रिएट होने की शरह बहुत कम है, लेकिन जब ये क्रिएट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। Although they can occur at any time of the day or night, most tornadoes form in the late afternoon. ये आफ्टरनून में बनने के इम्कानात इसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक़्त सूरज की हीट जो है वो ग्राउंड पे इस हद तक पड़ रही होती है कि उससे एक एटमॉस्फेरिक चेंज आता है प्रेशर के अंदर, और उससे ये थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होते हैं और उससे अल्टीमेटली फिर टॉर्नेडोज बनते हैं। तो अमूमन ये आफ्टरनून में डेवलप होता है और उसमें फिर ये ज़्यादा लीथल हो जाता है। टॉर्नेडोज फॉर्म व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर कोलाइड विद कोल्ड ड्राई एयर। ये इसका बनने का मरहला उस वक़्त आता है जब ये गर्म मरबूत हवा जो है वो ठंडी हवा के साथ टकराती है, तो फिर ये टॉर्नेडो बनता है। द डेंसर कोल्ड एयर इज पुश्ड ओवर द वार्म एयर यूजुअली प्रोड्यूसिंग थंडरस्टॉर्म। तो इस तरीके से ये बनता है। द वार्म एयर राइजेस थ्रू द कोल्डर एयर काजिंग एन अपड्रिफ्ट। The updrift will begin to rotate if wind vary sharply in speed or direction. तो ये इसकी साख्त इस तरीके से होती है कि ये जो हवा है, गर्म हवा, ये ऊपर को राइज करती है और अपड्रिफ्ट क्रिएट होता है, और वो अपड्रिफ्ट जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाता है अगर विंड जो है उसकी शार्पली इन स्पीड, अगर वो तेज़ है या वो उसकी डायरेक्शन जो है वो किसी में चल रही है, तो उसमें फिर ये रोटेट करना शुरू कर देती है, तो उससे इसके अंदर वो फोर्स आती है। Twisters are usually accompanied or preceded by severe thunderstorms and high winds. Hail is also common. Once a tornado hits the ground, it may live for a little, as a few seconds or as long as 3 hours. तो जब ये टॉर्नेडो ज़मीन से टकराता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो एज है वो 3 घंटे तक हो सकती है। एवरेज ट्विस्टर इज़ अबाउट 660 फीट वाइड एंड मूव्स अबाउट 30 माइल्स एन आवर। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है इसका ये 660 फुट का होता है और ये 30 मील फी घंटे की रफ्तार से चल सकता है। मोस्ट डोंट ट्रेवल मोर देन 6 माइल्स बिफोर डाइंग आउट, और ये ज़्यादातर 6 मील के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। उसकी विंड की फोर्स फिर ख़त्म हो जाती है तो ये डाई डाउन हो जाते हैं। मैसिव टॉर्नेडोज हाउएवर द वन कैपेबल ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड मैनी डेथ्स कैन रोर लॉन्ग एज फास्ट एज 300 माइल्स एन आवर। तो मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो 300 मील फी घंटे की रफ्तार से हो सकती है, लेकिन इस स्पीड के साथ ये जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक दूर तक नहीं जा सकते, तो छोटे डिस्टेंस पे जाके ही इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल हैजर्ड है दैट इज साइक्लोन, टाइफून और हरिकेन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर दिस वेदर फिनोमिना डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये मुख्तलिफ नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कैरिबियन सी, इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन इट इज़ कॉल्ड हरिकेन। तो वहाँ इसका नाम हरिकेन लिखा जाता है। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक इट इज़ कॉल्ड टाइफून। इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इट इज़ कॉल्ड साइक्लोन। इन वेस्टर्न साउथ पैसिफिक एंड साउथ इंडियन ओशन इट इज़ कॉल्ड सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंड इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये तीनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको साइक्लोन भी कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, इसको हरिकेन भी कहते हैं, इसको टाइफून भी कहते हैं। तो एक ही फिनोमिना है, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। A tropical cyclone is a rapid rotating storm originating over tropical ocean from where it draws the energy to develop. ये समुंदर के ऊपर साइक्लोन बनता है और वहाँ से ये रोटेटिंग स्टॉर्म होता है और अपनी ये स्ट्रेंथ मस्टर करता है, और उसके बाद ये रोटेट करता हुआ समुंदर से ये सी शोर की तरफ आता है और खुश्की की तरफ आता है। इट हैज़ अ लो प्रेशर सेंटर एंड क्लाउड स्पायरिंग टुवर्ड्स द आई वॉल सराउंडिंग द आई, the central part of the system where the weather is normally calm and free of clouds. तो ये एक रोटेट करता है अपने एक सेंटर ऑफ के गिर्द, और वो उसके गिर्द गिर्द घूमता रहता है। दरमियान में ये हॉलो होता है, और इसको जो हॉलो प्लेस है इसको हम इसकी आई वॉल कहते हैं। तो आई वॉल के गिर्द जो है ये विंड जो है स्टॉर्म की सूरत में रोटेट करती है। इट्स डायमीटर इज टिपिकली अराउंड 200 to 500 किलोमीटर बट कैन रीच टू 1000 किलोमीटर। इसका डायामीटर अमूमी तौर पर 200 से 500 किलोमीटर होता है, लेकिन
ये 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े साइक्लोन होते हैं जिसका डायमीटर 1000 किलोमीटर तक होता है। A tropical cyclone brings very violent winds, torrential rain, high waves, and in some cases very destructive storm surges and coastal flooding. तो इससे जो कोस्ट है उसके ऊपर फ्लड आ सकता है, बारिशें आ सकती हैं, विंड्स आ सकती हैं, वेव्स आ सकती हैं। द विंड ब्लो काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें जो विंड्स के मूव करने की डायरेक्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज चलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अबव अ सर्टेन स्ट्रेंथ आर गिवन नेम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। जब ये एक खास स्पीड से ज़्यादा इनकी स्पीड हो जाए तो फिर उस साइक्लोन को एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम से फिर उसको जो है वो किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और उसी नाम से उसको फिर हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। ये इसको साइक्लोन की टिपिकल पिक्चर है। ये उसका आई बॉल है और ये उसके गिर्द गिर्द ये वाला जो है ये इस तरीके से ये उसकी वेव्स जो हैं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं और ये 200 से 500 किलोमीटर तक अमूमी तौर पर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के जो साइक्लोन्स हो वो 1000 किलोमीटर का रेडियस भी उनका हो सकता है। ये हमेशा सी का फिनोमिना है और ये सी के ऊपर होता है और सी से ये खुश्की की तरफ ट्रैवल कर। द वेदर फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली हैवी रेन which can result in widespread flooding. Cyclones are also associated with damage or destructive winds, and in most intense systems, surface winds may reach exceeding speeds of 300 km. तो इतनी स्पीड के साथ ये मूव कर सकते हैं। Combination of wind-driven waves and the low pressure of a tropical cyclone can produce a huge volumes of water driven ashore at high speed and with immense force that can wash away structures in the path it cause significant damage to the coastal environment. और जब ये आके कोस्ट से टकराता है तो इसमें एक तो शदीद तरीन तेज़ हवाएं होती हैं, दूसरा ये अपने साथ वाटर टाइड्स लेके आता है। जब ये दोनों मिल के कोस्टल बेल्ट के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे फिर बहुत ग्रेव किस्म का डैमेज कॉज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल बी डेजिग्नेटेड एज बिलो। तो एक तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, ये 63 किलोमीटर तक की स्पीड हो तो उसको कहते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो 63 किलोमीटर से ऊपर हो तो उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं, उसको एक नाम दे दिया जाता है। और उसके बाद हरिकेन, टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये इसकी स्पीड जो है ये 116 से जब बढ़ जाती है तो इसको फिर हम बड़ी सीवियर स्टेज का साइक्लोन कहते हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो 500 तक भी जा सकती है, तो वेरी करता है उसकी शिद्दत कितनी। अकॉर्डिंग टू दी सेफर सिम्पटन हरिकेन विंड स्केल, ये एक विंड स्केल बनाया हुआ है, इसके जो है वो स्केल्स पे मेजर किया जाता है कि साइक्लोन की कितनी शिद्दत है। तो कैटेगरी 1 का हरिकेन जो है ये 119 से 153 किलोमीटर के दरमियान होता है। हरिकेन टाइप 2 जो है ये 154 से 170 किलोमीटर तक होती है। हरिकेन 3 जो है कैटेगरी 3 ये 178 से 209 किलोमीटर और कैटेगरी 4 का 210 से 249 किलोमीटर और हरिकेन 5 जो है ये 249 किलोमीटर से ज़्यादा जब स्पीड होती है तो इसको कैटेगरी 5 का कहा जाता है। तो ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से स्पीड होती है और उस कैटेगरी के हिसाब से ही इसका जो स्ट्राइक करना है किसी भी कोस्टल बेल्ट के साथ, उससे एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि वो किस किस्म का डैमेज वहाँ पे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो हैजर्ड है दैट इज़ एवलांचेस। एंड एवलांचेस इज़ अ मास ऑफ स्नो दैट स्लाइड्स रैपिडली डाउन एन इंक्लाइंड स्लोप such as the mountain side or the roof of a building। जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और ख़ास तौर पर ये जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये बर्फ़ स्लाइड करके नीचे आ जाती है तो उसको हम एवलांचेस कहते हैं। जैसे मिट्टी का तौदा है तो वो स्लाइड होकर नीचे आता है तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर बर्फ़ है किसी जगह पे जमी हुई और वो स्लोप एरिया है और वहाँ से वो स्लाइड करते हुए नीचे आ जाए तो इसको एवलांचेस कहते हैं। एवलांचेस आर ट्रिगर्ड बाय आइदर नेचुरल फोर्सेस, प्रेसिपिटेशन, विंड ड्रिफ्टिंग स्नो, रैपिड टेम्परेचर चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी। तो एवलांचेस बनने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो नेचुरल फोर्स हो सकती है कि वो एक स्लैंटिंग माउंटेन एरिया पे होता है और वहाँ से वो स्लाइड करके ग्रेविटेशनल पुल से स्लाइड करके वो नीचे आ जाता है।
या बारिश हो रही हो तो उससे भी वो बारिश का पानी जो है वो जब नीचे आता है तो अपने साथ बर्फ़ के तोदे नीचे ले आता है, तो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो माउंटेन एरियाज़ के अंदर, मोन्टेनियस टेरेन दे आर अमंग द मोस्ट सीरियस हैजर्ड्स टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेनियस टेरेन है, उनमें एवोलांचेस सबसे ज़्यादा हैजर्ड क्रिएट करते हैं। इंसानी जानों को सबसे ज़्यादा ख़तरा एवोलांचेस से होता है, या प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो एवोलांचेस से होता है। एवोलांचेस आर समटाइम्स कॉल्ड स्नो स्लाइड्स, इसको स्नो स्लाइड्स भी कहते हैं। द एवोलांचेस अकर व्हेन स्ट्रेस फ्रॉम द पुल ऑफ द ग्रेविटी एंड और अप्लाइड लोड एक्सीड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्नो कवर। और ये अमूमी तौर पर क्योंकि स्लाइड होती है माउंटेन्स के अंदर, उस स्लाइड के ऊपर जो बर्फ़ हो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ सरक जाती है, तो इससे एवोलांचेस आते हैं। अ स्लैब एवोलांचेस कैन अकर व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर प्रेजेंट। और ये 3 कंडीशंस हों तब एवोलांचेस बनते हैं। पहला, स्नो कवर्ड स्लोप, के बर्फ़ जो है वो स्लोप के ऊपर हो। दूसरा, स्लैब ऑफ स्नो रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ ए वीक लेयर ऑफ स्नो, और ये जो स्लैब है ये किसी वीक लेयर के ऊपर, वीक लेयर ऑफ स्नो के ऊपर हो, तो जिसको स्लाइड होने में जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट ना हो सकती हो, तो वहाँ पे होंगे। ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, और उसको ट्रिगर करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो, बारिश आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या आंधी आ जाए, या कोई ऐसी और सिचुएशन हो जाए जिसको हम ट्रिगरिंग मैकेनिज्म कहते हैं, वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होगा तो ये स्लाइडिंग उसकी शुरू होगी। तो ये 3 कंडीशंस जो है ये ज़रूरी होती हैं किसी भी एवोलांचेस के लिए। एवोलांचेस की कई किस्में हैं, इसमें एक लूज स्नो एवोलांच है, ये बर्फ़ होती है और वो बर्फ़ जो है वो नीचे स्लाइड कर जाती है, तो इसको हम कहते हैं लूज स्नो एवोलांचेस। स्लैब एवोलांचेस वो है जो किसी ज़माने में बर्फ़ पड़ी है, अब वो सख्त हो गई है, उसकी स्लैब बन गई है, और ये स्लैब जो है ये इतना ज़्यादा वेट हो जाता है उसका कि वो अपनी वेट की वजह से, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ से रख जाती है। ये पूरे का पूरा तोदा ही नीचे उसी तरह एक ही स्लैब की सूरत में नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, तो इसको हम स्लैब एवोलांचेस कहते हैं। पाउडर एवोलांचेस जो है ये मिक्स होता है लूज स्नो का और स्लैब का। और वेट स्नो एवोलांचेस ये है कि ये साथ इसके जो डेब्रीज हैं रास्ते में वो भी शामिल हो जाती हैं इसके साथ, इसको हम वेट स्नो एवोलांचेस कहते हैं। द एवोलांचेस कंप्राइजेस ऑफ वाटर एंड स्नो एट द बिगिनिंग, इट कैन पिक अप स्पीड विद ईज। इसमें पानी है, बर्फ़ है, और साथ इसके डेब्रीज जो है रास्ते में वो भी शामिल हो जाता है, तो इसको हम वेट स्नो एवोलांच कहते हैं। आइस फॉल एवोलांच, ग्लेशियर फ्लो ओवर अ क्लिफ, ये ग्लेशियर पूरे के पूरे मूव कर जाते हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ ए वाटरफॉल और एन आइस फॉल। फॉलिंग ब्लॉक ऑफ आइस क्रिएट एन एवोलांचेस ऑफ आइस विच ऑफन एंट्रेन स्नो बिलो इट और ट्रिगर स्लैब्स। तो ये इसको हम आइस फॉल एवोलांचेस कहते हैं। एंड देन इज कॉर्नाइस फॉल एवोलांच, ये कॉर्नाइस फॉल जो है ये स्नो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई विंड ड्रिफ्टिंग स्नो ऑन टू द डाउनवर्ड साइड ऑफ एन ऑब्स्टिकल सच एज अ रिज लाइन। ये जब हवा आती है, पड़ती है किसी बर्फ़ के ऊपर, जो किसी चीज़ के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई हो, तो उसको फिर ये एक ऑब्स्टिकल बनती है रिज लाइन के नज़दीक, और वो फिर उसको हवा के प्रेशर की तरफ से वो एक स्टैचू टाइप की चीज़ बन जाती है, तो इसको हम कॉर्नाइस फॉल एवोलांच कहते हैं। तो ये स्नो स्ट्रक्चर बन जाता है बेसिकली, जिसको हम कॉर्नाइस फॉल एवोलांच कहते हैं। ग्लाइड एवोलांचेस occur when the entire snowpack slowly slides as a unit on the ground, similarly to a glacier. Glide is a slow process that usually occur over several days. तो ग्लाइड एवोलांचेस जो है ये पूरे का पूरा ग्लेशियर जो है वो नीचे को ज़मीन के साथ सरक के आ जाता है। स्लश एवोलांचेस, टिपिकल स्लश एवोलांचेस occurs in impermeable permafrost soil which allows water to pool up and occur during the rapid saturation of a thin, weak snowpack. When water saturates the snowpack, it catastrophically loses its strength and the resulting slush often runs long distances on very gentle grain. तो ये slush avalanches जो है कि जो पानी और बर्फ़ का मिक्सचर है, जैसे हम ड्रिंक में स्लश पीते हैं, ये उस तरह का मटेरियल बन जाता है, और ये मटेरियल फिर डाउन स्लाइड ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, इसको हम स्लश एवोलांचेस कहते हैं। एवोलांचेस जो है जो ट्रिगर होता है, तो उसमें बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रिगर करता है। इसमें स्नो स्टॉर्म्स और विंड डायरेक्शन है, उसमें हैवी स्नोफॉल हो रही हो, बारिश हो रही हो, उसकी वजह से हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी अगर हो रही हो,
किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू किया हुआ है तो उससे ट्रिगर डाउन हो सकता है। नेचुरल कॉजेज़ हैं इसकी, नेचुरल कॉजेज़ में हीट हो जाए, सूरज ज़्यादा निकल आए, बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ट्रिगर डाउन हो जाता है। वाइब्रेशन और मूवमेंट किसी किस्म की, और अमूमी तौर पर ये वाइब्रेशन और मूवमेंट जो है वो सड़क के ऊपर अगर हैवी ट्रक्स चल रहे हों तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है इससे वो लैंडस्लाइडिंग भी इससे मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, और जो स्नोज है जो एवलांचेस हैं वो भी इसकी वजह से बन सकते हैं। लेयर्स ऑफ स्नो, अगर लेयर स्नो जो है एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है लेकिन वो स्नो जो है वो इस हद तक कॉम्पैक्ट नहीं हो सकी कि उसके अंदर हवा रह गई है और वो लेयर प्रॉपर नहीं बन सकी, तो उससे भी जो है ये एवलांचेस बन सकते हैं। और स्टीप स्लोप, अगर स्लोप ज़्यादा स्टीप होगी तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होती है तो उसके स्लाइड करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो ये फैक्टर हैं जिस वजह से एवलांचेस जो है वो बनते हैं। हैज़र्ड जो है दैट इज़ द वाइल्ड फायर। Wildfire, also called wildland fire, uncontrolled fire in a forest, grassland, brushland or a land sown to crop। तो इसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जहाँ पे किसी जंगल में आग लग जाए, किसी चरागाह में जो घास वगैरह उगी हुई हो, झाड़ियाँ हों, बुशेस हों, उनमें लग जाए, या जहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर क्रॉप आपने बीजी हुई है तो वहाँ पे आग लग जाए, क्रॉप को आग लग जाए, तो इसको हम वाइल्ड फायर कहते हैं। द टर्म फॉरेस्ट फायर, ब्रश फायर may be used to describe specific types of wildfire. Their uses varies according to the characteristics of the fire and the region in which it occurs। तो ये जो फॉरेस्ट फायर या हम ब्रश फायर जिसको हम कहते हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाना जाता है। नियरली 85% ऑफ द वाइल्ड फायर आर कास्ड बाई द ह्यूमन्स। 85% केसेस में जो वाइल्ड फायर है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से लगती है। ह्यूमन कास्ड फायर रिजल्ट फ्रॉम कैंप फायर left unattended, the burning of the debris, equipment use and malfunctionings, negligently discarded cigarettes and intentional acts of arson। तो ये अमूमी तौर पर जब कैंप फायर लगाया जाता है तो वहाँ से आग जो है वो फॉरेस्ट में लग सकती है, और अगर उन कैंप फायर्स को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए तो इसी तरह जलता हुआ छोड़ के वापस आ जाएं तो हवा की वजह से उसके शोले जो हैं वो दूसरे फॉरेस्ट को आग लगा सकते हैं। अगर डेब्रीज को बर्न किया जाए तो उससे वाइल्ड फॉरेस्ट हो सकती है। अगर इक्विपमेंट यूज़ किया जाए, उसकी माल फंक्शनिंग हो जाए, या फिर नेग्लिजेंटली सिगरेट्स जो पीने वाले लोग हैं वो सिगरेट्स फेंक दें किसी जगह पे तो उसकी वजह से आ सकती है, या इंटेंशनली कोई इसको आग लगा सकता है तो उसकी इंटेंशनल आर्सन की वजह से ये हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फिनोमिनाज भी हैं जिसकी वजह से वाइल्ड फायर होती है, जिसमें लाइटनिंग, स्कॉर्चिंग हीट आर डिस्क्राइब्ड एज द मेजर नेचुरल काजेज ऑफ वाइल्ड फायर। कहीं आसमानी बिजली गिरे किसी जंगल में तो वहाँ आग लग सकती है, या कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, और जैसे आपने यूरोप में देखा कि जब 35 से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वो फिर वाइल्ड फायर शुरू हो जाती है, तो ये हीट की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। इस आग की 3 किस्में हैं। फॉरेस्ट फायर बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक इसको हम क्राउन फायर बोलते हैं, बर्न्स ट्री अप टू देयर एंटायर लेंथ टू द टॉप, ये पूरे दरख्त को उसके तने से लेकर ऊपर शाखों तक सबको जो है वो जला देती है, इसको हम क्राउन फायर कहते हैं। सरफेस फायर बर्न्स ओनली सरफेस लिटर एंड डफ, जो सरफेस फायर है वो सिर्फ उसके अंदर जो लिटर है उसको, या जो दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हैं उनको, या शाखें छोटी बहुत गिरी हुई हैं उनको जलाएगी। और ग्राउंड फायर जो है इसको हम कहते हैं कि अकर्स इन डीप अकोमोलेशन ऑफ ह्यूमस, पीट एंड सिमिलर डेड वेजिटेशन दैट बिकम ड्राई इनफ टू बर्न। तो इस तरह ये 3 किस्म की जो है वो जंगल की आग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और सबसे खतरनाक जो है ये ग्राउंड फायर को समझा जाता है। टूल्स फॉर फाइटिंग वाइल्ड फायर रेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ द अर्बन फायर डिपार्टमेंट टू पोर्टेबल पंप्स, टैंक ट्रक्स एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। जंगल की आग को बुझाने के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट वही हैं जो हम अर्बन सेंटर्स में यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर बाउसर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, हेलीकॉप्टर टैंकर्स हैं, और इसके अलावा अर्थ मूविंग मशीनरी है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि इसको आग को बुझाया जा सके। फायर फाइटिंग अटैक्स आर फायर डायरेक्टली बाई स्प्रेइंग वाटर, बीटिंग आउट फ्लेम्स एंड रिमूविंग वेजिटेशन एट द एज ऑफ द फायर टू कंटेन इट बिहाइंड अ फायर लाइन। तो जो फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट है या जो स्टाफ है वो फायर फाइटिंग करते हुए पानी स्प्रिंकल करता है, स्प्रे करता है इसके ऊपर, या वो बीट आउट दी फ्लेम्स, वो शोलों को वैसे खुद बुझाने की कोशिश करते हैं। रिमूविंग वेजिटेशन एट द एजेस ऑफ द फायर, या उसमें रास्ते में जो वेजिटेशन आ रही है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि आग उससे आगे ना बढ़ सके, या फिर वो
कंटेन टू बिहाइंड अ फायर लाइन। बेसिकली जब भी जंगल में आग लगती है तो उस पर जो फायर फाइटिंग का अमला है एक फायर लाइन जो है वो ड्रॉ करता है और उस फायर लाइन से बाहर फिर आग को फैलने नहीं देता। उनकी कोशिश होती है कि उस आग को उसी एरिया में कंटेन किया जा सके। When the very edge is too hot to approach, the fire line is built at a safe distance. अगर वो करीब नहीं जा सकते होंगे आग के शिद्दत की वजह से या गर्मी की वजह से या विंड डायरेक्शन की वजह से, तो फिर उसको जो फायर लाइन है वो एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस पे बना ली जाती है और वहाँ से फिर कोशिश की जाती है कि उस फायर लाइन से आगे आग को ना जाने दी जाए। समटाइम यूजिंग स्टिप बर्निंग और बैक फायर टू एलिमिनेट फ्यूल इन द पाथ ऑफ द अनकंट्रोल्ड फायर टू चार्ज द फायर्स डायरेक्शन और स्लो इट्स प्रोसेस। बाज़ दफ़ा ऐसे एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए उसकी प्रोग्रेस को स्लो किया जाए या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए ताकि जो जिस तरफ आग के फैलने का इम्कान कम हो उस तरफ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। बैक फायरिंग इज यूज्ड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। प्रेस्क्राइब्ड फायर इज in which the controlled fires are intentionally set to decrease the fuels is given area to promote the health of fire adopted ecosystem can be used to prevent or mitigate wildfire। तो ये बैक फायरिंग टेक्निक भी यूज़ की जाती है उसको, और ये लास्ट रिजॉर्ट पे की जाती है जिससे आग को जो है वो इकोसिस्टम को बचाने के लिए, आग को या इसको मिटिगेट करने के लिए ये जो है टेक्निक यूज़ की जाती है। अब लास्ट आपका जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ अर्बन फायर। अर्बन फायर वो है जो सिटीज़ और टाउन्स में लगती है और ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान देती है। अगर शहर के अंदर एक घर में लग जाए तो ये दूसरे घरों में, पूरे मोहल्ले में फैलने का इम्कान होता है और ये कमर्शियल बिल्डिंग्स को, होम्स को और व्हीकल्स को जो है वो निशाना बनाती है। तो अर्बन फायर की भी कई किस्में हैं और हर किस्म को बुझाने का एक अलग तरीका है। सबसे पहली किस्म जो है वो क्लास ए फायर है। क्लास ए फायर जो है ये जो अर्बन सेंटर्स हैं इसमें वुड, पेपर, प्लास्टिक और क्लोथिंग इस तरह की चीज़ों को लगती है और क्लास ए फायर आर द ईजिएस्ट टाइप टू एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग अ वाटर। ये वो चीज़ें हैं जो जलती हैं कि इनके ऊपर अगर आप पानी फेंक देंगे तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, या इसके ऊपर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या उसका फोम यूज़ करें और इसका ऑक्सीजन जो है इसकी रीच है उसकी ख़त्म कर दें तो ये आग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। वाटर इज़ आल्सो यूज्ड टू डाउस द फायर एंड एज इट कैन रिमूव द फायर्स हीट सप्लाई। तो पानी भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कैटेगरी की फायर को बुझाना बड़ा आसान काम है। वाटर बाउजर्स के साथ इस पर पानी स्प्रिंकल करें या फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए फोम इसके ऊपर अगर आप स्प्रिंकल कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ये फायर ए कैटेगरी की फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बी कैटेगरी की फायर है। बी कैटेगरी की फायर वो है दैट इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड ऑयल, अल्कोहल और गैसोलीन। ये पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगी या ऑयल फैक्ट्री के अंदर कोई आग लग जाएगी या अल्कोहल फैक्ट्री है उसके अंदर आग लग जाएगी, तो इसको हम क्लास बी फायर कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू यूज़ वाटर एक्सटिंग्विशर ऑन आ क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के ऊपर कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये जब आप पानी छिड़केंगे तो पानी जो है वो उसके ऑयल के नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आग उसी तरह जलती रहेगी, तो ये कभी भी पानी से नहीं बुझेगी। द स्ट्रीम ऑफ वाटर माइट स्प्रेड द फ्लेमिंग मटीरियल रादर देन एक्सटिंग्विश इट। पानी की वजह से इस आग के फैलने का ज़्यादा इम्कान होता है, इसका एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती। क्लास बी फायर should be extinguished using foam powder or carbon dioxide extinguishers by cutting off the fire's oxygen supply। ये आग सिर्फ उस वक्त बुझेगी जब आप आग को ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर देंगे और उसको ख़त्म करने के लिए आपको इसके ऊपर या पाउडर फेंकना पड़ेगा या फोम फेंकना पड़ेगा या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करना पड़ेगा। उसकी लेयर जब आग के ऊपर आ जाएगी तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और क्लास बी फायर ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्लास सी फायर। क्लास सी फायर वो है जिसका सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली की वजह से लगती है। और बिजली की सप्लाई है घर के अंदर, कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है और उसकी वजह से आग लग गई है, तो ये सी कैटेगरी की फायर है। द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू डिस्कनेक्ट द अप्लायंसेस और आइटम फ्रॉम इट्स पावर सोर्स, ओनली देन इट इज सेफ टू डू सो। तो इस तरह की आग बुझाने के लिए सबसे पहले उस प्रीमिसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद आप आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मौजूदगी में आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इस आग को बुझाने के लिए या तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें या फिर पाउडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर वो यूज़ करें। इसके अलावा किसी और तरीके से ये आग नहीं बुझेगी। अगर इसके ऊपर
अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पीछे से तमाम कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, तो फिर ये फायर जो है ये इसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और ये कैटेगरी ए में चली जाएगी। इसको फिर पानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन अगर इसका आपने कनेक्शन ना कट ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी करंट्स उसी तरह मौजूद हुए और उसके ऊपर अगर पानी फेंक दिया जाए, तो फिर उससे ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और उस पानी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, और जो एक्सटिंग्विश करने वाले हैं उनका भी इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं उनको। तो इस आग को, सी कैटेगरी की आग को बुझाने से पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन सारे जो है कट ऑफ करने हैं, और उसके बाद इसकी कैटेगरी चेंज होकर ए में चली जाए तो इसको पानी से बुझाया जाए। इसके बाद क्लास डी फायर है। क्लास डी फायर हैपन्स व्हेन अ मेटल इग्नाइट्स। ये वो आग है जो मेटल्स को लगती है। इट टेक्स हाई लेवल ऑफ हीट टू इग्नाइट मोस्ट मेटल्स विच मेक क्लास डी फायर प्रेटी रेयर आउटसाइड द लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग। ये चूंकि मेटल्स जो हैं वो आमतौर पर इंडस्ट्रीज में होती हैं, तो इसलिए ये वहाँ पे आग लगती है, लेबोरेटरीज में लगती है या इंडस्ट्री में लगती है। क्लास डी फायर आर ऑफन कास्ड बाई अल्कली मेटल सच एज पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, एंड दीज कैन इग्नाइट व्हेन एक्सपोज टू एयर और वाटर। तो ज़्यादातर ये आग जो है ये पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम में लगती है, और जब भी ये एक्सपोज होती है टू द एयर और वाटर तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आग लग जाती है। एक्सटिंग्विश दीज टाइप्स ऑफ फायर विद अ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें सिर्फ ड्राई पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, तब ये आग बुझती है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर वर्क्स ऑन मेटल फायर्स बाय सेपरेटिंग द फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन एंड रिमूविंग द हीट एलिमेंट ऑफ ए ब्लेज, बट foam or water extinguisher can potentially increase the intensity of flames and cause dangerous explosions। तो इसमें अगर आप वाटर यूज करेंगे या इसमें फोम यूज करेंगे तो उससे धमाका होने का इम्कान है और उसमें डेंजरस एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए इसको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हमेशा इसको आग को बुझाना चाहिए, जो डी कैटेगरी की आग है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी है जिसमें क्लास के और क्लास एफ फायर है। दैट इन्वॉल्व्स कुकिंग ऑयल सच एज वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। और ये मोस्टली घरों में जो कुकिंग पैन है इनके अंदर आग लगती है, और इस आग को बुझाने का तरीका ये है कि ये टर्न ऑफ द हीट ऑन कुकिंग अप्लायंस एंड रिमूव द फायर फ्रॉम द हीट सोर्स एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले जो हीट सोर्स है उसको ख़त्म करें। अगर ये किसी चूल्हे के ऊपर है, चूल्हे को स्विच ऑफ कर दें। अगर किसी बर्नर के ऊपर है, उस बर्नर को स्विच ऑफ कर दें। और उसके बाद डाउजिंग अ कुकिंग ऑयल फायर विद लिक्विड क्रिएट्स अ डेंजरस स्प्लैटर इफेक्ट एंड स्प्रेड्स द फ्लेम्स। अगर इस तरह की जलती हुई आग पे, के और एफ की आग पे पानी फेंका जाए तो इससे एक स्प्लैश पैदा होगा, और वो आग जो है वो स्प्लैश की सूरत में ऊपर को आएगी और जो करीबी लोग होंगे उनको जला देगी। इसलिए इस आग के ऊपर कभी पानी नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड एक्सटिंग्विश अ क्लास के फायर विद अ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। इसके ऊपर वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जो है वो फेंका जाएगा तो ये आग बड़े आराम के साथ बुझ जाएगी। ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे होगा। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।